नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त सियासत में घमासान मचा देने वाली खबर से, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आया और उस बयान के बाद से देश भर की सियासत में उबाल आ गया। उबाल क्यों आ गया वो भी आपको बता देती हूं, क्योंकि बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले कर रही है। क्या है वो बयान और बीजेपी कैसे हमलावर है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए हमारे इस खास रिपोर्ट में, फिर करेंगे आगे की चर्चा। जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब इसकी लपटें मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। प्रदेश में मोहन सरकार लगातार राहुल के इस बयान पर राहुल समेत पूरी कांग्रेस को घेर रही है और मोहन सरकार ने ये मुद्दा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर भुनाया और इसकी कमान खुद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है। राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज का अपमान कर रहा है और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। प्रदेश के मुखिया समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कई तीखे बाण छोड़े हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और वो तो नफरत का शोरूम खोलकर बैठे हैं। इतने अकड़ रहे हैं, 100 सीटें भी नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी यदि बिल्ली के भाग से छींटा फूट गया तो उसको पचाने की भी हैसियत होनी चाहिए, पर कुछ नया नहीं है। फिरोज गांधी के परिवार का वंशज, इटली में पैदा हुई मां का बेटा, इसके अलावा और क्या कहेगा? जिनको ना हिंदू धर्म मालूम, ना सनातन की ABCD मालूम, वो हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। पूरे देश का हिंदू आक्रोशित है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल बयान दिया है, शायद वो ये भूल गए हैं कि इस देश में बड़ी संख्या हिंदुओं की है और हिंदुओं का अपमान इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए राहुल गांधी को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उनका बयान निंदनीय है और उस पर हमें घोर आपत्ति है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखे बाण तो छोड़ ही दिए, साथ ही पार्टी ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं बजरंग दल ने भी मोर्चा खोला, राहुल गांधी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के संसद में दिए आपत्तिजनक बयान पर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की मोहन सरकार राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने आला कमान को इन तमाम घातक प्रहारों से बचाने के लिए शील्ड बनकर खड़ी है और बीजेपी के बात पर लगातार पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदुत्व खेलती है। अयोध्या में क्या हुआ इनको ये खुद ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदुत्व खेलती है। अयोध्या में क्या हुआ इनको ये खुद ही पता है। भाजपा की बौखलाहट है। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा है कि हमारा हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें कभी भी हिंसा नहीं हुई है। हमारा वो हिंदू धर्म है जिसमें हमेशा सनातन धर्म की बात की गई है। भागवत गीता में उल्लेख है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही परमात्मा है। वही बात राहुल जी ने कही है। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर शिव जी की फोटो दिखाई। राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं, लेकिन भाजपा सोचती है कि उन्हीं के पास ठेका है हिंदू धर्म का, जबकि भाजपा तो स्वयं 40 साल पुरानी पार्टी है और हिंदू धर्म का तो इतिहास हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी के बयान पर सियासत लगातार जारी है और एक बार फिर कांग्रेस के मुखिया अपने बयानों के चलते सरकार के कटघरे में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आपने सुना संसद में जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसकी सियासत की आज मध्य प्रदेश में कैसे गूंज रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत गर्म नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में इस दौरान चल रहा है विधानसभा सत्र और विधानसभा सत्र में भी इस बयान की चर्चा हो रही है। हिंदुत्व को ठेस पहुंचाने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी से बता रही है और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। तो वही कांग्रेस लगातार इस पर पलटवार भी कर रही है और आगे भी इस पर सियासत देखने को मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, अभी हम चर्चा कर रहे थे, अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि राहुल गांधी के बयान ने किस तरीके से घमासान मचा रखा है। जो भी बयानबाजी हो रही है, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व के खिलाफ प्रदर्शन है जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हिंदू वो धर्म है जहां पर हिंसा नहीं होती है। तो क्या मायने, दोनों ही पार्टी आमने सामने। देखिए, दोनों पार्टी वाकई में आमने सामने है। इस पे चाहे देश की राजनीति हो चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, भाजपा की ओर से कहा जा रहा है, राहुल गांधी हिंदुत्व पे हमेशा हमला करते हैं, हिंदुओं को हमेशा अपमानित करते हैं और कभी उन्होंने कोई नज़ीर पेश नहीं की कि हिंदुओं के समर्थन में कभी वो उतरे हों, हिंदुओं के मुद्दों पर उतरे हों। और जब भी उनको लगता है तो इस तरह से सियासी वार किए जाते हैं हिंदुओं पर। इधर कांग्रेस का ये कहना है कि इसके मायने ही गलत निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी हिंदुओं पर नहीं बल्कि भाजपा और संघ पर हमला कर रहे थे। अच्छा, तो देखिए, राहुल गांधी भाजपा और संघ पर हमला कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है, विधानसभा की कार्रवाई मध्य प्रदेश में चल रही है, लेकिन विधानसभा सत्र के बीच भी श्याम यही मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। वाकई विधानसभा सत्र के दौरान 20 बार नेताओं के मुंह से हमने सुना कि राहुल गांधी के कहे के मायने क्या हैं। भाजपा का अपना कहना है कि सनातन को जो समझता ही नहीं, जो हिंदुओं को जानता ही नहीं, वो क्या हिंदुओं की बात करता है, वो क्या हिंदुओं की पीड़ा जानेगा। और वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, हिंदू वो समाज है जो बड़ा सहिष्णु है। लेकिन सवाल यही है, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि आखिर कब तक सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं के ऊपर जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हिंदुओं को। बिल्कुल श्याम, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि लगातार हम देखते हैं कि राजनीति में इस वक्त सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो हिंदू है। सबसे ज्यादा बात होती है तो हिंदू की होती है। हिंदुत्व के दम पर जो राजनीति हो रही है, इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके की राजनीति और गरमाती है। श्याम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए अब बात करेंगे इंदौर की, जहां एक आश्रम में कैसा हादसा हुआ, उसने 4 बच्चों की जान ले ली। आप सोच रहे हैं 4 बच्चों की जान चली गई उस आश्रम के हादसे से। क्या हादसा हुआ, कैसे 4 मासूमों की जान चली गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर इस पर चर्चा भी करेंगे विस्तार से क्योंकि जरूरी है चर्चा। मंगलवार को इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उल्टी और दस्त का आलम इतना खतरनाक रहा कि 4 बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं 12 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच चाचा नेहरू अस्पताल में जूझ रहे हैं। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस भी आश्रम पहुंची और बच्चों के तबीयत बिगड़ने की जाँच की। देखिए, युग पुरुष धाम नाम का जो संस्थान है, वहाँ पे कुछ रात में बच्चे बीमार पड़े। 12 बच्चे जो हैं वो तत्काल इसमें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम तत्काल डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। हमारा फिलहाल फोकस इस पे है कि बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से हो जाए और पता लगाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी कि उसका स्रोत क्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर साहब और मैं भी मौके पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पे कमेटी बना के इसकी जाँच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पे। बच्चों की हालत बिगड़ने का खुलासा डॉक्टरों से जानकारी और मृत बच्चों की पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। लेकिन युग पुरुष धाम आश्रम पर दिव्यांग बच्चों के आश्रम के अलावा अस्पताल भी संचालित किया जाता है, जहां लगभग हर तरह के प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है और यहां देश भर के करीब 200 मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चे रहते हैं। ऐसे में यहीं के बच्चे को उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उन्हें यहां से दूर शासकीय चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
अनाथ आश्रम में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में आश्रम की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना बेहद लाजमी है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो आपने देखा दिव्यांगजनों का ये हॉस्टल, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई बच्चे और 4 बच्चों ने तो अपनी जान ही गंवा दी। 12 बच्चों की अभी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और चिंता इसी बात की है उन परिजनों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी देती हूं, क्योंकि ये वीडियो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि बच्चों की मौत के बीच बेहद ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। जांच की बजाय हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे हैं एसडीएम साहब। देख लीजिए किस तरीके से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच करने पहुंचे हुए थे। आश्रम के अधीक्षक अनीता शर्मा से हंसी मजाक कर रहे हैं। वहां पर बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं और एसडीएम साहब हंस रहे हैं। युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत की जांच करने के लिए एसडीएम पहुंचे हुए थे। एसडीएम ओम नारायण बड़कुल के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। आप सोचिए कि 4 बच्चों की मौत हो जाती है, 12 बच्चों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसके बाद एसडीएम किस तरीके से हंस रहे हैं। कोई दुख उनके चेहरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके बच्चे नहीं है ना। दोनों का हंसी मजाक करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने कार्रवाई की बात की और कार्रवाई के साथ ही एसडीएम बड़कुल को हटा दिया गया और हटाए भी देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से मेरे सहयोगी पुनीत लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, एक तो बेहद ही दुखद ये पूरा मामला, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते बच्चे, 4 बच्चों की मौत तो हो ही गई है, 12 बच्चों की स्थिति नाजुक है, जो कि चिंता का विषय है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 12 बच्चों की स्थिति अभी कैसी है पुनीत? जी देखिए रसिका, मैं आपको और अपडेट कर देता हूँ। बच्चों की संख्या बढ़ गई है, 20 बच्चे हो गए हैं। 20 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, चाचा नेहरू में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त खुद एडीएम गौरव बैनल वहां पर मौजूद है, जो कि बच्चों के हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। अब जो दूसरी बात है कि लगातार बच्चों मृतकों की भी संख्या बढ़ती गई। सुबह पहले 1 बच्चे की मौत की सूचना आई थी, उसके बाद 2 और फिर 3 और फिर दोपहर आते आते तक 4 बच्चों की डेथ हो गई है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आश्रम में ही इलाज किया जा रहा है रसिका, क्योंकि जो जिस भी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई होगी वो भोजन तो सभी बच्चों ने ही ग्रहण किया होगा, तो उन बच्चों का आश्रम में ही इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बच्चों की संख्या बढ़ रही है, ये चिंताजनक बात है, चिंता बढ़ रही है। पुनीत, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एसडीएम बड़कुल को तो हटा दिया गया खैर, लेकिन ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अधिकारियों पर जनता एक भरोसा जताती है, एसडीएम को क्यों भेजा गया, जांच करने भेजा गया, आप वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये जो रवैया होता है अधिकारियों का, वो जनता को उनसे दूर करता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता को बहुत दूर करता है। और जो एसडीएम है ओम नारायण सिंह बड़कुल, उनका कार्यकाल तो हमेशा विवादों से घिरा रहा है रसिका, और भी कई मामलों में उनके जो कार्यशैली है वो सवालों में घिरी रही है। जो वीडियो वायरल हुआ है तो देख के ही बेहद शर्मनाक है कि इतना बड़ा अधिकारी जिसके पास जिम्मेदारी है इस पूरे मामले की जांच करने की, इसका दूध का दूध पानी का पानी करने की, वो व्यक्ति वहां जाके आश्रम के अधीक्षक के साथ में हंसी मजाक कर रहा है, तो बेहद ये शर्मनाक है। और इस पर अब कलेक्टर ने उन्हें एसडीएम से हटाकर निर्वाचन कार्यालय में अटैच कर दिया है। ठीक है, चलिए, बड़ी कार्रवाई तो कर दी गई है कलेक्टर द्वारा, एसडीएम को हटा दिया गया, ये अच्छी बात है। ये बताइए कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? और साथ ही डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बच्चों की स्थिति अभी कैसी है? देखिए, कुछ बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन ये मानसिक विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी स्थिति समझी जा सकती है। ये वो बच्चे हैं जो बोल के और इशारे से अपनी समस्या समझा नहीं सकते, तो किस कष्ट से वो गुजर रहे होंगे ये बच्चे खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो उन्हें दी जा चुकी है और सभी बच्चों को निगरानी में रखा गया है, लेकिन ये संख्या और बढ़ जाएगी रसिका, ऐसा लग रहा है। जी ठीक है पुनीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और आगे के अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखिए, इस वक्त बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है जिनकी फूड पॉइजनिंग की वजह से तबियत बिगड़ती जा रही है। पहले संख्या 12 थी जो कि अब 20 हो चुकी है। जिन बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, 4 की मौत हो चुकी है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात कर लेते हैं विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की, क्योंकि कई बड़े ऐलान हुए हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आज का दिन विधानसभा के सत्र में बड़ा ही धमाकेदार रहा। कई तीखी नोक झोंक देखने को मिली, बयानबाजियां भी खूब हुई और नरसिंह घोटाले का मुद्दा भी खूब जोरों शोरों से उठाया गया। तो कैसा रहा आज के विधानसभा सत्र का माहौल, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट का दूसरा दिन आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू की गई। सदन में नरसिंह घोटाला का मुद्दा फिर से छाया रहा। कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन फिर से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने सदन में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कटारे ने कहा, नरसिंह घोटाले की जनक भाजपा है। भाजपा सरकार ने शिक्षा माफियाओं को खुली छूट दी है, कॉलेजों को फर्जी मान्यताएं दी। मंत्री सारंग ने 1 साल में ही 219 कॉलेज खोल डाले। कोरोना काल में भी बड़ा घपला किया गया है। जब मरीजों को बिस्तर की जरूरत थी तब ना बिस्तर थे और ना ही अस्पताल। हेमंत कटारे ने मांग की है कि पहले तत्कालीन विभागीय मंत्री को वर्तमान मंत्री पद से हटाया जाए। उनके मंत्री रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सरकार की गंभीरता इसी चीज से देखने को मिल सकती है कि जो सरकार के मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा से नदारद है। तो इससे पहले तो उनकी गंभीरता समझ आती है शासन की, प्रशासन की और बीजेपी की। दूसरी चीज, चर्चा होना अपने आप में एक चीज है और चर्चा का निराकरण होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मेरे द्वारा और हमारे दल के द्वारा भी मांग की गई है कि जो इसमें तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी थे, जिनकी संलिप्तता भूमिका इसमें दिखाई दे रही है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, जिससे कि जांच को वो प्रभावित ना कर सके। 1-2 लाख छात्रों के भविष्य का प्रश्न नहीं है, ये मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे जीवन से जुड़ी हैं और हर सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहें, लेकिन 2018 से लगातार ये खेल चल रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढा गया। 219 कॉलेज 1 साल के अंदर बढ़ जाना फर्जी तरीके से, फर्जी कॉलेज। प्रश्न इस बात का है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, प्रश्न हमारा ये। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एमपी में धज्जियां उड़ाकर रख दी है। मंत्री के संरक्षण के बिना घोटाला संभव नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार के आरोपों को सदन की कार्यवाही के विरुद्ध बताया। इस पर उमंग सिंघार ने कहा, आरोप गलत साबित हुए तो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने मांग की इस मामले में दोनों पक्ष की एक कमेटी बनाई जाए। इसमें सिर्फ मंत्री नहीं, इसमें पटवारी से लेकर कलेक्टर और शासन में बैठे अधिकारी भी दोषी हैं। इन सब के नाम सामने आए। इस पर सत्ता पक्ष ने मामले को कोर्ट में होने का तर्क दिया। अभी चर्चा चल रही है, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी लंच ब्रेक किया है, तो चर्चा होने के बाद ये महत्वपूर्ण है कि सरकार उस पर फैसला ले। घोटालेबाज विश्वास सारंग को कि हम इस्तीफे की बात करेंगे। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री ने 3 नए कानून की तारीफ की। सदन में कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून बदले गए हैं। लाडली बहना का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा। कांग्रेस ने लाडली बहना योजना के तहत हटाई गई महिलाओं को लेकर सवाल उठाया। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सरकार से लाडली बहना योजना में अपात्र हितग्राहियों की जानकारी मांगी, जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने पर 27,657 महिलाओं को योजना से हटा दिया गया। सदन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र राम नारायण सखवार ने प्रश्नकाल के दौरान दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री कृष्णा गौर ने जवाब में कहा कि दैनिक वेतन भोगी के नियमितीकरण को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने 2007 में नियमित करने के आदेश दिए थे। तब से दैनिक वेतन भोगी लगातार नियमित हो रहे हैं, जबकि संविदा कर्मियों को भी 2023 में बनी नीति के मुताबिक नियमित किया जा रहा है। 2016 के बाद 387 दैनिक वेतन भोगी और 32 संविदा कर्मी और हजारों अस्थायी कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आज भी नर्सिंग घोटाले का मुद्दा खूब गरमाया। विपक्ष ने कई तरह के सवाल पूछे। विपक्ष ने यहां तक ये भी मांग कर डाली कि विश्वास सारंग से इस्तीफा मांग लिया जाए। अब इस पर आगे कितना और ये मामला गरमाता है, किस तरीके से विधानसभा सत्र को अफेक्ट करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इसके लिए पार्टी ने सत्याग्रह की तर्ज पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पार्टी ने राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किया। कांग्रेस इस मामले में लगातार तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी की इस मुहिम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। मौके पर विस्तार न्यूज भी पहुंचा, जहां जीतू पटवारी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने, प्रदेश आला कमान ने, देख लीजिए, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और नर्सिंग घोटाले को लेकर जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, क्या सही क्या कहेंगे? ये सत्याग्रह यूथ कांग्रेस का हर प्रदेश में, कल भी नर्सिंग घोटाले को लेकर एजिटेशन हुआ था। सदन में भी हमारे विधायक लगे हैं। हर हालत में बीजेपी का उस समय के मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो वोट लेते हैं जिन पालकों से, उनके बच्चों के भविष्य का गला घोंटने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन बच्चों और अभिभावकों के साथ है। बस विश्वास सारंग कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, किस आधार पर आ रहा? सबूत जो 5 लाख बच्चे रोड पे हैं जिन्होंने नर्सिंग का एडमिशन लिया, उसकी लिस्ट निकाल ले, वो सबूत है। 6 साल से जो क्राइम हुआ, सीबीआई के लोग पकड़ा गए, वो सबूत है। सबूत हम पाप करेंगे, बच्चों के भविष्य का गला घोटेंगे और सबूत की बात करेंगे, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? लगातार कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और विस्तार न्यूज के लिए जफर अशरफी के साथ भोपाल। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। जीतू पटवारी ने कहा कि क्या सबूत देंगे, कई बच्चों का भविष्य खराब हो चुका, उसके बाद भी आप सबूत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष तो पूरी तरीके से तैयार है कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को भुनाएंगे भी, और जनता के बीच में भी लगातार ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी काफी नाराजगी नर्सिंग घोटाले को लेकर देखने मिली है, क्योंकि कई छात्रों का भविष्य खराब हुआ है। चले खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि राजधानी भोपाल में नगर निगम की तरफ से दूसरा बजट पेश किया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गंदगी और सफाई को लेकर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। भोपाल महापौर मालती राय ने शहर सरकार का 3,353 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई। बजट में आय और व्यय बरकरार रखा गया और बराबर रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16,000 रुपए और रहेगी, और साथ ही अनुमानित व्यय भी इतना ही रहने वाला है। देखिए, पहले तो इन्होंने पुराना बजट 3,300 करोड़ का पेश किया था, तो उसमें इनको उसका हिसाब देना है। ये तो अभी हमारा एंट्रीम बजट है, जब पूर्ण बजट आएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो अब इनको दोनों का हिसाब देना है। हमने जो अपनी जानकारी के आरटीआई के अंदर जानकारी ली थी और पूरे 21 जोन के अंदर की कितना कार्य हुआ है, तो उसके अंदर इन्होंने 983 करोड़ रुपए का इन्होंने वर्क किया है और 711 करोड़ रुपए लेप्स हो गए। 10 ऐसे मद हैं जिसके अंदर नगर निगम मेयर इन काउंसिल फेल रहा और वो बजट लेप्स हो गया इनका। नगर निगम भोपाल में आज अंतरिम बजट का दिन था और बजट पेश किया गया। हमारे साथ नगर निगम भोपाल की महापौर मालती राय हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके का बजट, क्या कुछ मुद्दे भोपाल के लिए, क्या रोड मैप तैयार? हमने भोपाल की जनता को सौगात दी है कि नगर निगम भोपाल ने दूसरा बजट पेश किया और जनता पर किसी प्रकार का कोई अधिभार नहीं लगेगा। विपक्ष का कुछ आरोप लगा रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, कुछ तस्वीरें भी हाथ में लेकर हंगामा करने की कोशिश। विपक्ष ने आरोप लगाया है, वो तस्वीरों में यदि विपक्ष सही है तो वो तस्वीरों में डेट डालना चाहिए, किस तारीख की वो तस्वीर है। दूसरा, नगर निगम भोपाल के माध्यम से गलियों का कचरा आता है और गलियों का कचरा आने के बाद में चूंकि गलियां रहती हैं और वो सड़क पर कचरा डालने के बाद बड़ी गाड़ियों में जो हमारी
कचरे की गाड़ी रहती है उसमें डाला जाता है और उस समय विपक्ष ने फोटो खींच सकते हैं और खींचा होगा। हम यदि सच्चे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो दरोगा हो, AHO हो, चाहे ADC हो या कमिश्नर हो, यदि हम सही काम कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें विचार करना चाहिए कि ऐसी हमारी क्या कमी है कि हमारे वार्ड के दरोगा हमारी यदि नहीं सुन रहा है तो इस पर तो हमें पहले आत्म अवलोकन करना चाहिए कि हम। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।